नमस्कार, जय हिंद। आरवी द विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं विवेक मिश्र आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग इस समय पेट एग्जाम 2023 के लिए अपनी जीएस की क्लास संचालित कर रहे हैं। इसमें हम लोग भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने संघ राज्य क्षेत्र के बारे में एक सामान्य परिचय पढ़ा हुआ था और हमने अपने जो लास्ट पॉइंट में आपको छोड़ा था कि संघ राज्य क्षेत्र में के सीमा नाम में परिवर्तन करने से संबंधित अगर कोई विधेयक है तो वो किस तरीके से पारित किया जाता है और किस तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पर हमने आपको छोड़ा हुआ था। इसके आगे की चर्चा हम लोग आज करेंगे। चूंकि हम लोग टू द पॉइंट अपने एग्जाम ओरिएंटेशन ये क्लास संचालित कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों को टू द पॉइंट बात करनी है जो आपके एग्जाम पेट एग्जाम के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। केवल और केवल हम लोग उन्हीं सारी बातों का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के लिए क्या महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए हो सकता है आपके पेट एग्जाम के लिए। देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है कि राज्यों के नाम और सीमा में परिवर्तन संबंधी अगर कोई विधेयक है तो वहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि ये परिवर्तन करने वाला अगर कोई विधेयक है तो आपके लिए सवाल क्या आएगा। आपके लिए सवाल आएगा कि यह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद में इसको पेश किया जाता है और जिस राज्य का नाम या सीमा में परिवर्तन करना है उस राज्य के विधानमंडल से भी परमिशन लेने की आवश्यकता पड़ती है। राष्ट्रपति के द्वारा निश्चित समय सीमा के अंतर्गत अनुमति के लिए उस राज्य विधानमंडल के पास भेजा जाता है। लेकिन ध्यान यहाँ पर आपको ये रखना है कि वो राज्य विधानमंडल उस पर अपनी अनुमति दे या अपनी अनुमति न दे, दोनों ही कंडीशन ठीक है। अनुमति दे देगा तो भी अच्छी बात है और अगर नहीं देता है तो भी अच्छी बात है। सवाल आपको यहाँ पर यह पूछा जाएगा कि किसी भी राज्य के सीमा व क्षेत्र में अगर परिवर्तन करना है तो ये परिवर्तन का जो दायित्व होगा या जो अथॉरिटी होगी वो किसके पास होगा। तो ध्यान रखिएगा साथियों, ये होता है पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट ही इसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ऐसा विधेयक भेजा जाएगा पार्लियामेंट के जरिए और फिर राष्ट्रपति कुछ निश्चित समय सीमा देता है। जिस राज्य से संबंधित ये मुद्दा होगा वहां के राज्य विधानमंडल की भी अनुमति की आवश्यकता होती है, लेकिन वहां पर भेजा जाता है उस निश्चित समय सीमा के भीतर। वहां की विधानमंडल उस पर अपनी सहमति जताए या अपनी सहमति न जताए, दोनों ही कंडीशन में बराबर है। पार्लियामेंट इसके नाम क्षेत्र में परिवर्तन कर देती है। एक पॉइंट आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित राज्य विधानमंडल की सहमति आवश्यक नहीं होती है। अब इसके बाद देखेंगे तो हम लोगों को अगला पॉइंट और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाषाई आधार पर राज्यों का मांग। तो भाषाई आधार पर राज्यों की मांग को अगर देखा जाए तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान आपको देना है कि स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग की गई और इसको देखते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एसके धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया था। किसकी अध्यक्षता में? तो एसके धर, आप ध्यान दीजिएगा, एसके धर की अध्यक्षता में किया गया था 1948 में। आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है वो 10 दिसंबर 1948 को दे दिया और यहां पर बताया रिपोर्ट में भाषा की जगह पर प्रशासनिक, भौगोलिक और विकास के आधार पर राज्यों के गठन की बात को यहां पर अपनी रिपोर्ट में धर आयोग ने दिया था। इसके बाद क्या हुआ कि कांग्रेस कार्य समिति ने एसके धर आयोग की जो रिपोर्ट दिए थे उसको देखते हुए इन्होंने एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया और वो जो कमेटी थी उसका नाम था जेवीपी समिति, यानी कि जवाहरलाल नेहरू थे इसमें, पट्टाभी सीतारामैया थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये 3 लोग थे। इसी को हम लोग जेवीपी समिति के नाम से भी जानते हैं या जेपीवी समिति के नाम से जानते हैं। इन्होंने जो एसके धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिया था इसी बात को अब जांच करना है, क्योंकि एसके धर आयोग ने क्या कहा था कि केवल भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित नहीं है। इसके लिए हमें प्रशासनिक, भौगोलिक और आर्थिक विकास जैसे मुद्दों को ध्यान में रख करके राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए।
और इसी बात की जांच पड़ताल करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने जेपीवी समिति का गठन किया। इसमें जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया और वल्लभ भाई पटेल इसमें सदस्य के रूप में शामिल थे। अब इसके बाद देखिए जेवीपी समिति ने भाषा का इन्होंने भी विरोध किया और भाषा की जगह पर प्रशासनिक, भौगोलिक और विकास के आधार पर राज्यों के गठन की बात कही। अब यहाँ पर मद्रास में तेलुगु भाषा के नेता थे, इनका नाम आपने सुना होगा, इनका नाम था पुट्टी श्रीरामुलु ने भाषा के आधार पर राज्यों की मांग को लेकर के आमरण अनशन किया और इसके बाद 56 दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद आंदोलन और भी ज्यादा उग्र हो गया और इस आंदोलन को देखते हुए तत्कालीन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दिया। अब यहाँ पर आप देखिएगा भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ है वो हुआ है 1953 में 1 अक्टूबर को। अब यहाँ पर मित्रों ये बात आपको ध्यान में रखनी है, देखिए जो ये लाइन आपको दिया गया है, ये लाइन जो है ये आपके लिए ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। यहां से आपको सवाल मिलता है, सवाल आपसे पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला जो पहला राज्य है उसका नाम क्या है? तो आंसर आप लगाएंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन कब होता है? 1 अक्टूबर 1953 को होता है। इससे पहले आपने धर कमेटी के बारे में सुना, जेपीवी समिति के बारे में सुना, श्री रामुलु के बारे में सुना। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको के लिए क्या होगा कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला जो पहला राज्य है वो है आपका आंध्र प्रदेश। अब इसी बात को देखते हुए क्या हुआ? इसी बात को देखते हुए जब एक बार हमारी कोई डिमांड हो जाती है, हम लोग कोई अगर आमरण अनशन करते हैं तो जितने भी लोग हैं वो सभी उसी तरीके के आमरण अनशन करने लगते हैं। तो जो आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा के आधार पर आमरण अनशन किया गया था, इसी बात को ध्यान में रखते हुए जितने भी भाषा के आधार पर लोग अपनी अलग अलग डिमांड रखने लगे और यहाँ पर भाषाइयों ने राज्य के गठन की मांग करने लगे। और इसी मांग को देखते हुए 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। अब यहाँ पर देखिए 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। कौन कौन इसमें सदस्य थे? के.एम. पडिक्कर थे, एच.एन. कुंजरू यानी कि हृदयनाथ कुंजरू और फजल अली थे। सवाल आपसे पूछा जाएगा, सवाल आपसे दोस्त क्या पूछा जाएगा कि 1953 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया है उसके अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो फजल अली, ध्यान रखिएगा, ये इसके अध्यक्ष रहे हैं। ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। इसके बाद देखेंगे तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिया था साल 1955 में। 1955 में जो अपनी इन्होंने रिपोर्ट दिया था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को पारित हुआ और संविधान में 7वां संशोधन किया गया। 7वां संशोधन 1956 में लाया गया और इस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय राज्य की 4 श्रेणी ABCD में तोड़ करके 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ है। तो एक पॉइंट आपको यहाँ पर और भी मिलता है कि प्रारंभ में हमारे पास कुल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश रहे हैं, ये भी आपके लिए यहाँ पर एक जरूरी पॉइंट बन जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने हैं, जैसे तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ है? तो ये साल 2014 में हुआ है, 2 जून तारीख थी। छत्तीसगढ़ जो है वो 1 नवंबर को इसका गठन हुआ 2000 में। इसके बाद उत्तराखंड कब बना है? तो इसकी तारीख है 9 नवंबर 2000 और झारखंड जो बना है ये 15 नवंबर साल 2000 को बना है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि साल 2000 में ये 3 स्टेट बने हैं, पहले छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद उत्तराखंड और उसके बाद झारखंड होता है। तारीखों की बात करेंगे तो 1, 9 और 15 है। जूनागढ़ जो है वो जनमत के आधार पर शामिल किया गया था 18 सितंबर 1948 में। हैदराबाद जो है, जैसे अब यहाँ पर ये पॉइंट जो आपको दिया गया है, ऐसा आपको लग सकता है कि ये अलग से कहीं से जोड़ा गया, लेकिन जब राज्यों का एकीकरण किया गया, क्योंकि शुरुआत में आप देखते हैं तो छोटे छोटे देसी रियासत थे और उन सभी देसी रियासतों को एक करके भारत के संघ में मिलाया गया और भारतीय संघ में जो मिलाया गया था उसमें से जूनागढ़ था, हैदराबाद था और जम्मू कश्मीर था। ये 3 ऐसे प्रोविंशियल स्टेट थे
जो कि भारतीय संघ में शामिल नहीं हुए थे। यहाँ पर देखेंगे तो जूनागढ़ हैदराबाद जो है, जूनागढ़ को देखेंगे तो यहाँ पर वही बात लिखा है कि जनमत के आधार पर इसको किया गया। हैदराबाद में पुलिस कार्यवाही के द्वारा और इसके बाद पांडिचेरी को 1954 में शामिल किया गया। और आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है वो शामिल नहीं हुआ था। राजा हरि सिंह वहां के राजा हुआ करते थे, ये शामिल होना ठीक नहीं समझे। बाद में जब यहाँ पर कबायलियों ने उनके ऊपर आक्रमण किया तब जाकर के भारत सरकार से ये सहयोग मांगते हैं और भारत सरकार सहयोग इस शर्त पर करता है कि भारत के क्षेत्र में इसको शामिल करना होगा। वर्तमान की बात करें तो 8 केंद्र शासित प्रदेश आपके सामने हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो आपके जीके जैसे सवालों के रूप में आपको पूछा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका लास्ट का यहाँ पर 3 देखना है, ध्यान रखिएगा। लद्दाख है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर है, दादरा नगर हवेली और दमन दीव है। इसकी तारीखों को ध्यान में रखिएगा। आप जानते हैं कि अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर का प्रावधान किया गया था आर्टिकल 370 के अंतर्गत। उसी में से 2 संघ शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया। तारीख थी 31 अक्टूबर साल 2019। इसी तारीख को जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये 2 आपको अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। और इसके अलावा 26 जनवरी साल 2020 को दादरा नगर हवेली और दमन दीव को जो 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में थे उनको एक साथ कर दिया गया। तो यहां से 8 केंद्र शासित प्रदेश आपको ध्यान में रखना है। राज्यों के नाम में भी परिवर्तन किया गया है। जैसे संयुक्त प्रांत जो है वो उत्तर प्रदेश वर्तमान इसका नाम है 24 जनवरी 1950 को। केरल का पहले नाम अगर देखेंगे तो कोचीन और उसके पहले क्या था, त्रावणकोर। तमिलनाडु का पहले नाम क्या था, मद्रास। कर्नाटक का नाम पहले मैसूर था। इसके अलावा उत्तराखंड का पहले नाम क्या था, उत्तरांचल। पुदुचेरी का पहले नाम क्या था, पांडिचेरी था। और उड़ीसा का पुराना नाम क्या था, तो उड़ीसा इसका पुराना नाम था। अब इसके बाद देखिए क्षेत्रीय परिषदों की बात आती है। क्षेत्रीय परिषदों से ज्यादा आपको सवाल मिलने की उम्मीद नहीं होती है, लेकिन कुछ पॉइंट जैसे क्षेत्रीय परिषदें सांविधिक निकाय हैं, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी हैं, न कि संवैधानिक हैं। इसका गठन संसद के द्वारा अधिनियम बना करके किया गया है। एक पॉइंट आप यहां पर ध्यान में रख सकते हैं कि जब भी हम लोग संवैधानिक निकाय की बात करते हैं, जब भी हम लोग संवैधानिक निकाय की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि संविधान में इसका प्रावधान होता है, संविधान में इसका प्रावधान होता है। और जब हम लोग सांविधिक निकाय की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका गठन जो होगा, इसका जो गठन किया जाएगा, ये कैसे किया जाएगा, इसका जो गठन होगा, ये बात आपको देखिए यहां पर लिखा गया है कि इसका गठन संसद के द्वारा कोई न कोई एक एक्ट बना करके किया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखिएगा। सवाल आपसे पूछा जाएगा क्षेत्रीय परिषदें किस प्रकार के निकाय हैं, तो सांविधिक निकाय हैं या संवैधानिक हैं या फिर असंवैधानिक हैं। तो ध्यान रखिएगा ये सांविधिक निकाय हैं, यानी कि इस प्रकार के जितने भी निकाय होते हैं संसद उनके लिए एक्ट बना करके ऐसे संगठनों को बना सकती है। इसके बाद में संवैधानिक निकाय वो होगा जिनका प्रावधान आपको भारतीय संविधान के अंतर्गत देखने को मिलता है। गैर संवैधानिक या असंवैधानिक ऐसे निकाय को कहते हैं जिनका प्रावधान संविधान के इतर होता है, यानी कि संविधान में उनका कोई प्रावधान नहीं होता है। जब ऐसे क्षेत्र बनाए जाते हैं तो कई बातों को ध्यान में रखा जाता है। क्षेत्र का प्राकृतिक स्वरूप कैसा है, नदी, अपवाह तंत्र, संचार के साधन, सांस्कृतिक और भाषाई बहुलता, आर्थिक विकास का स्तर। तो कहने का मतलब ये है कि क्षेत्रीय परिषद जो होता है बहुत सारे भौगोलिक क्षेत्रों पर या कह सकते हैं कई सारे राज्यों को एक परिषद में बांटा जाता है। सवाल दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि इसका अध्यक्ष क्या होता है, क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष क्या होता है। तो भारत सरकार का जो केंद्रीय गृह मंत्री होता है वही इसका अध्यक्ष होता है। अब इसके आगे जो है ये आपके लिए बहुत आवश्यकता नहीं है, इसको आप जो टेलीग्राम में आपको पीडीएफ दिया गया है उसको आप वहां पर एग्जाम के बाद पढ़िएगा। आगे आपको अगर एपीएस वगैरह का एग्जाम देना होगा तो उसके आगे आप इसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन वर्तमान में अभी इसको पढ़ने की आवश्यकता आपके लिए नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी क्लास में आगे और यहां पर आप देखिए तो जितनी ये सारी बातें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परिषद का नाम भी दिया गया है, इनका मुख्यालय क्या है और इसमें कौन कौन से संघ शासित प्रदेश या फिर राज्यों को शामिल किया गया है। ये पूरा आप एक बार जब एग्जाम आपका हो जाएगा तो वहां से आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा।
चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक की। टॉपिक हमारा अगला जो है वो है नागरिकता। साथियों, नागरिकता का मतलब आप अगर बहुत सामान्य शब्दों में समझें तो नागरिकता का मतलब क्या होता है? नागरिकता है एक ऐसी व्यवस्था को कहते हैं जिसकी वजह से वो व्यक्ति यानी कि जो नागरिक है वो उस देश की राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक अधिकारों का उपयोग करता है। यहाँ पर देखेंगे तो नागरिकता का जो प्रावधान है आपको भारतीय संविधान के भाग 2 में किया गया है। और जब हम इसके लिए आर्टिकल्स की बात करते हैं तो आर्टिकल कहाँ पर किया गया है? ये 5 से लेकर के 11 के बीच में किया गया है। दूसरी चीज आप यहाँ पर एक चीज समझिए कि हमने कहा था कि भारत में संघवाद को अपनाया गया है और इस संघवाद का मतलब हमने आपको बताया था कि सेपरेशन होता है संघ के बीच में यानी कि केंद्र के बीच में, साथ ही साथ ये राज्य के बीच में शक्तियों का डिवीजन होता है। तो अगर शक्तियों का डिवीजन है यानी कि संघवाद है तो संघवाद का मतलब है कि यहाँ पर नागरिकता भी 2 होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ नागरिकता का स्वरूप कैसा है? तो यहाँ पर एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का मतलब होता है कि व्यक्ति जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ का नागरिक होगा? तो भारत का नागरिक होगा। और इस व्यवस्था को हमने कहाँ से लिया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया है। सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि एकल नागरिकता का प्रावधान हमने भारतीय संविधान में कहां से शामिल किया है? आंसर आपका हो जाएगा ब्रिटेन के संविधान से लिया है। भारत में किस प्रकार की नागरिकता पाई जाती है? आंसर आपका होगा एकल नागरिकता पाई जाती है। एकल नागरिकता का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो भाग 2 में है। नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के बीच में है? तो आर्टिकल 5 to 11 के बीच में इसका प्रावधान किया गया है। भले हमने संघवाद को अपनाया है लेकिन नागरिकता हमारे यहाँ सिंगल ही है। अब इसके बाद में आप देखिए अमेरिका में कैसी होती है? तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है यानी कि जो वहां के नागरिक होंगे वो केंद्र के भी नागरिक होंगे और साथ ही साथ वो राज्य के भी नागरिक होते हैं। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। साथियों, अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए है, सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि नागरिकता हमने आपको बताया था ना संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो नागरिकता किस सूची का विषय है? तो ध्यान रखिएगा कि ये संघ सूची का विषय है। और संघ सूची के विषय का मतलब है कि इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? तो इस पर कानून बनाने का अधिकार जो होगा वो हो जाता है केंद्र सरकार को। और केंद्र सरकार के द्वारा कानून बनाने वाली जो बॉडी होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं? विधायिका कहते हैं। और जो केंद्र की विधायिका होती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। संसद में आप जानते हैं कि यहाँ पर कौन कौन शामिल होता है? तो एक शामिल होता है आपका लोकसभा, दूसरा होता है आपका राज्यसभा और तीसरा इसमें शामिल होता है राष्ट्रपति। ये बात आप जानते हैं। ऐसा भी सवाल आपको मिलता रहता है कि भारतीय संसद में कौन कौन शामिल हैं? तो 3 निकाय शामिल हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसके अलावा संघ सूची का विषय है तो कानून केंद्र सरकार बनाएगा। कानून बनाने काम कौन करता है? विधायिका। विधायिका को हम क्या कहते हैं? संसद। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि नागरिकता से संबंधित अगर कानून बनाने की बात है तो वो किसके पास होगा? तो वो होता है संसद के पास। और पार्लियामेंट जो है आर्टिकल 11 के अनुसार नागरिकता के संबंध में कानून बना सकती है। अब कानून साधारण बहुमत से बनता है। माता के आधार पर नागरिकता लेने का प्रावधान नागरिकता अधिनियम 1992 में किया गया था। और इसके बाद में देखिए नागरिकता अधिनियम जो संसद को आर्टिकल 11 के अंतर्गत नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का प्रावधान किया गया है, उसके पास जो शक्ति है इसी का प्रयोग करते हुए 1955 में नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया। और यहाँ पर इस बात को बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति है तो वो नागरिकता को किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। जैसे इसमें 5 प्रकार के तरीके दिए गए हैं। जन्म से नागरिकता, वंश परंपरा के आधार पर, पंजीकरण से, देशीकरण से और भूमि अर्जन के द्वारा। यहाँ पर जन्म से नागरिकता का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी साल 1950 या उसके बाद भारत में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति उसी स्थिति में भारत का नागरिक होगा जब उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। यानी कि अगर 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत के क्षेत्र में अगर जन्म ले रहा है तो वो भारत का नागरिक होगा, लेकिन उसके जन्म के समय में उसके माता पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक होना चाहिए। वंश क्रम के द्वारा अगर बात करें तो 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत से बाहर जन्म लेने वाला
कोई भी व्यक्ति उसी स्थिति में भारत का नागरिक होगा जब उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। यहाँ पर पंजीकरण के द्वारा, जो पंजीकरण से है नागरिकता अगर प्राप्त करना है, तो ऐसी विदेशी महिलाएं जो भारतीय पुरुष से शादी कर लेती हैं उनको नागरिकता मिलता है। भारतीय नागरिकों के जो अल्पवयस्क बच्चे होते हैं इनको भी कैसे मिलता है? बाई रजिस्ट्रेशन। राष्ट्रमंडल देशों के ऐसे नागरिक जो भारत में रह रहे हैं या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हैं, तो बाई रजिस्ट्रेशन जो है इनको भी नागरिकता मिल सकती है। देशीकरण की बात करते हैं तो जिस देश का नागरिक हो उसकी नागरिकता का त्याग कर दे। अब यहाँ पर देखिए, देशीकरण के द्वारा नागरिकता ग्रहण करने की ये शर्तें हैं। कहने का मतलब एक चीज आप यहाँ पर जो पहला पॉइंट आपको दिया गया है कि जिस देश का नागरिक हो उसकी नागरिकता का त्याग कर दें। इसका मतलब है कि भारत की नागरिकता जो है, अगर किसी अन्य देश की नागरिकता आपके पास है तो भारत की नागरिकता फिर आपको नहीं मिल सकती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा की इसके पास जानकारी हो, राज्य के प्रति निष्ठा की शपथ ले और संविधान में उसको पूर्ण विश्वास होना चाहिए। भूमि अर्जन का मतलब क्या होता है? अगर भारत सरकार किसी नए भूभाग को जीत लेता है तो वहां के नागरिक जो हैं वो अपने आप भारत के नागरिक माने जाएंगे। नागरिकता का अंत जो है वो कैसे हो सकता है? तो नागरिकता के अंत की अगर बात करें तो परित्याग के द्वारा, अगर कोई चाहे तो नागरिकता को छोड़ सकता है, पर्यावसन के द्वारा, और अगर उसको नागरिकता से वंचित कर दिया जाए तो इस दौरान भी वंचित किया जाना। वंचित करने के आधार क्या हो सकते हैं? नागरिकता अगर किसी की छीनी जाती है तो उसके क्या आधार होंगे? युद्ध काल में शत्रु देश की अगर कोई सहायता कर रहा है तो उस कंडीशन में भी उसकी नागरिकता को छीना जा सकता है। इसके अलावा संविधान के प्रति अगर अनिष्ठा है, यानी कि संविधान में अगर उसको विश्वास नहीं है, संविधान को नहीं मान रहा है, तो उस कंडीशन में भी। इसके अलावा देखेंगे तो गलत तरीके से नागरिकता अगर ग्रहण कर रहा है, यानी कि किसी तथ्य को छुपा करके अगर नागरिकता ग्रहण किया है तो उस कंडीशन में भी इसकी नागरिकता को छीना जा सकता है। बिना सूचना दिए अगर लगातार 7 वर्षों से भारत से बाहर रह रहा हो तो इस कंडीशन में भी उसकी नागरिकता को छीना जा सकता है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि नागरिकता से संबंधित कौन कौन से आर्टिकल हैं। हालांकि देखिए, इसमें आर्टिकल आपको जो पढ़ना होता है वो आर्टिकल 5 to 11 पढ़ना होता है, लेकिन यहाँ पर आपको मुख्य रूप से 3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं। जैसे आर्टिकल 5 में क्या है? संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता, और इसके बाद में 10 और 11 नागरिकता के अधिकार का बना रहना, और 11 में आपको दिया गया है नागरिकता के संबंध में विधि बनाने के लिए जो पार्लियामेंट को शक्ति दी गई है, इसका प्रावधान आपको कहां पर दिया गया है? आर्टिकल 11 के अंतर्गत इसका प्रावधान आपको देखने को मिल जाता है। अब यहां पर देखेंगे तो CAA, इसका प्रावधान आप कई बार देखे होंगे। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से संबंधित है ये, और यहां पर कहा गया है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर साल 2014 से पहले भारत आए जो 6 धर्म हैं, 6 धर्मों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। हिंदू हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, जैन हैं, पारसी हैं और ईसाई। यानी कि अगर इन 6 धर्मों को मानने वाले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से लोग आते हैं, लेकिन 31 दिसंबर 2014 से पहले आ चुके हैं, तो उनके लिए CAA की बात है। इसके बाद देखिए NRC क्या होता है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। NRC का मतलब वो प्रक्रिया है जिसके अनुसार गैर कानूनी तौर पर रह रहे विदेशियों की पहचान की जा सकती है। और इसके साथ साथ में NRC की शुरुआत जो हुई थी वो साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में हुआ था। सवाल एक बन सकता है कि NRC की शुरुआत कब हुई है? तो साल 2013 में असम में हुई थी। NRC में नाम शामिल करवाने के लिए ये साबित करना होगा कि उनके पूर्वज जो हैं वो 24 मार्च 1971 के पहले भारत आए हुए हैं। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ये सभी महत्वपूर्ण बातें आप यहाँ तक पढ़ लिए हैं साथियों। इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे, अब हम लोगों को बात करना है यहाँ पर फंडामेंटल राइट की हम लोग बात करेंगे। और फंडामेंटल राइट में आप देखेंगे तो भारतीय संविधान के भाग 3 में इसका प्रावधान किया गया है। आर्टिकल की बात करेंगे अगर, तो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 के बीच में
भारतीय संविधान के अंतर्गत फंडामेंटल राइट का प्रावधान किया गया है। डिटेल्स में जानेंगे फंडामेंटल राइट के बारे में, तो फंडामेंटल राइट से आगे जो रहेगा, फंडामेंटल राइट से हम लोग अपनी कल की क्लास को शुरू करेंगे। अच्छे तरीके से चीज़ों को आप तैयार करिए। कोई समस्या हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिए, उसका आंसर आपको प्रॉपर तरीके से दिया जाएगा और जो भी डाउट आपका होगा वो अगली क्लास में उसको क्लियर कर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे आपको कल की क्लास में। आरवी द विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।